हम लोग सेंट्रल मार्केट में हैं। उसमें गरीबों की आहें हैं। आपने मकान अलाट कर दिए, रहने के लिए दे दिया लोगों को, और एक भी दुकान बना के नहीं दी जिससे लोग यहाँ पर जो देने के उपयोग की चीज भी खरीद सकें। उसकी वजह से सब चीजें हुआ है। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग सेंट्रल मार्केट में हैं। और सेंट्रल मार्केट में ये सामने हम देख रहे हैं, ये मलबा है। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया। इसमें 22 दुकानें थी और 22 दुकानें, चूँकि जो व्यापारी हैं लगभग पिछले 35 साल से यही काम कर रहे हैं और 35 साल का पूरा संघर्ष है, खून पसीना है। इस मलबे में इन तमाम व्यापारियों का खून पसीना दफन है और आज तमाम व्यापारी खून के आंसू रो रहे हैं। हालांकि आवास विकास का कहना है कि इलीगल थी, ये आवासीय कॉलोनी थी, यहाँ अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे इसे ध्वस्त किया गया। हम लोग बात करते हैं, यहाँ व्यापारी हैं, व्यापारी नेता हैं जो लगातार संघर्ष करते रहे कि ये दुकानें बच जाएं और सरकार यहाँ कुछ ऐसा काम करे कि लैंड यूज चेंज कर दे। जो आवास विकास की यहाँ पे आवासीय लैंड यूज था उसे कॉमर्शियल में कर दे, उसके बदले जो भी राजस्व देना पड़े सरकार को दे देंगे। लेकिन इनका मानना है कि सरकार ने इनको कदम नहीं उठाया। अब ये मलबा पड़ा है, ये मलबा ये याद दिला रहा है उस तमाम मेहनत की, 35 साल के उस संघर्ष की, उन तमाम व्यापारियों की डरे हुए हैं। इसके बाद जब नोटिस गया 1482 व्यापारियों के पास जब नोटिस जाता है तो आज तमाम सेंट्रल मार्केट के जो व्यापारी हैं सब लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं जिस तरह इस कॉम्प्लेक्स में जेसीबी आया, कब उनके संस्थान में जेसीबी चला जाए और 35 साल की जो उनकी मेहनत है कब वो नेस्तनाबूद हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ खड़े हैं वे तमाम व्यापारी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश गर्ग है और मैं यहाँ पे 2014 से इन व्यापारियों के साथ में लगातार इनका साथ देने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। क्या कमी रही इसमें? क्या हुआ, ये 84 में ये आवास विकास ने सभी ये जगह अलाट करी थी। वीर सिंह के नाम ये प्लॉट अलाट करा था, लगभग 460 गज का। उन्होंने यहाँ पे पहले एक भैंसों की डेयरी करी, फिर आगे जो है जो आप पीछे देख रहे हो मलबा जी, एल टाइप में दुकान बना के उन्होंने बेचनी चालू कर दी। तो सन 90 में काफी व्यापारियों ने ये दुकानें खरीद के अपना व्यापार चालू कर दिया और उसकी पीछे डेयरी थी। तो उसके बाद 2012 में यहाँ विनोद अरोड़ा जी और किशोर वाधवा जी दोनों ने मिलकर वो पीछे की जमीन खरीद ली और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना चालू कर दिया। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाना चालू करा तो आवास विकास के अधिकारी इनके पास आए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बिल्डिंग तैयार हो गई रेजिडेंशियल में, तो इनसे भी उन्होंने पैसे की डिमांड करी, लेकिन इन लोगों ने उन्हें पैसा नहीं दिया। उनके साथ मारपीट हो गई और उन्होंने 2012 में नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद ये हाई कोर्ट में चला गया मैटर। 2014 में डबल बेंच का मुकदमा जो लड़ रहे थे ये लोग, व्यापारी भी और आवास विकास भी, वो व्यापारियों के खिलाफ गया और उन्होंने ध्वस्तीकरण के 2014 में आदेश कर दिए थे। उसके बाद जब आदेश हो गए तो यहाँ पे झंडा चालू हुआ। अब मुझे पता चला कि इस तरह का आदेश हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये व्यापारी बेरोजगार ना हो जाएं। और मैंने यहाँ पे संजीव पुण्यर भाई और सभी व्यापारियों को, और भी काफ़ी लोग थे, हम सबने मिलकर यहाँ पे भंडारा वगैरह चलाया और हमने इनका सबका साथ दिया। और उस टाइम सपा की सरकार थी, जब यहाँ दबाव बना सब हमारे नेताओं का, तो उस सरकार को वो यहाँ रोकना पड़ा और हमने इन्हें फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें स्टे मिल गया था उस टाइम पे। तब से लगातार मुकदमा चल रहा था। अब इसी बीच में क्या होता है, 10 साल से मुकदमा चल रहा था। कुछ लापरवाही हमारे व्यापारियों की भी रही कि वो वहाँ पर सही पैरवी ना कर पाए, वकील वहाँ जा नहीं पाए समय पे, जिसकी वजह से ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 661/6 को ध्वस्त कर दिया जाए, उसी का ये नतीजा है जो आज आप देख रहे हो। तो इसमें गलती किसकी है? क्या पैरोकारी हमारी कमजोर रही? हाँ, इसमें जो है हमारी पैरोकारी कमजोर रही है, इस वजह से ये डिसीजन हुआ। अगर पैरोकारी इसमें सही हो गई होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। और मुझे व्यक्तिगत दुख है क्योंकि मैं 2014 में मैंने इनके साथ दिया, 17 में भी था, जबकि मैं भाजपा का कोषाध्यक्ष था। जब भी पार्टी लीग से भी हटके मैंने इनका साथ दिया, अन्य कोई पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं जाता, मैं जब भी साथ दिया। और 2024 में भी हमने, पंडित भाई ने भी मिलकर, हमें ये लग रहा था, आशंका थी कि वह पैरवी नहीं हो रही, तो हमने यहाँ पर नवंबर में एक बहुत बड़ी मीटिंग करी थी ये इसी मार्केट के अंदर। और सबको मेरी आज की वीडियो भी देखना तुम, 6 नवंबर की फेसबुक पे मैंने कहा था कि आवास विकास ने आपकी सारी संपत्ति अवैध घोषित कर दी है, सब मिलकर लड़ाई लड़ो, सरकार से बात करो जिससे आपकी व्यापार बच जाए।
लेकिन उस टाइम पे इन व्यापारियों ने ना हमसे मिले, ना हमारा साथ दिया, हमें बैकफुट में होना पड़ा। और एक ही महीने बाद वो हमारे खिलाफ, यहाँ इनके खिलाफ डिसीजन आ गया। जब आवास विकास ने ये कहा आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कि ये इलीगल है, तो फिर व्यापारियों ने संस्थान क्यों खोले? उस टाइम पे जैसे ये बता रहे हैं इलीगल है, यहाँ पे क्या था, इस पूरे मार्केट में यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे, यहाँ पे झोट टाइप थे, यहाँ सुअर लेटे रहते थे, यहाँ कुछ नहीं था। उस टाइम पे आवास विकास वाले कहते थे कि आ जाओ भाई, यहाँ किसी तरह से उनकी कॉलोनी नहीं बिक पा रही थी उस टाइम पे। यहाँ लोगों ने खोके लगाए, जो किशोर वादवाजी हैं उनका भी खोका था यहाँ पे, पीछे चलाया उनके फादर ने, और खोके बसा के उन्होंने एक दुकान बना लो। आवास विकास के जय वगैरह ने खुद यहाँ पे जबरदस्ती करी, भाई चलो यहाँ जो लोग रहेंगे उन्हें कहाँ से खाने पीने का सामान मिलेगा, डेली की दाल चावल दूध ब्रेड मक्खन कहाँ से आएगा। तो उन्होंने खुद कहा लोगों से आके भाई एक दुकान बना लो, हमें भी इतने पैसे, हमें भी 1 रुपये तनख्वाही मिल रही है, हमें भी 2 पैसे, उनकी मिली भगत से सब काम होते रहे। लोगों को रोजगार चाहिए था, गवर्नमेंट पर संसाधन नहीं है। आवास विकास ने, एक मैं आपकी जानकारी में दे दूं, यहाँ कोई इतना बड़ा बाजार डेवलप नहीं करा। अब भी आप देख लीजिए कि जो लोग उसमें दुकान खोल लेते, पूरा मार्ग ऐसे ही पड़ा था यहाँ पे। ये सारे प्लॉट जो हैं कॉमर्शियल प्लॉट भी अलॉट नहीं करे किसी को, बना के नहीं दी, जिससे लोग यहाँ पर जो दैनिक उपयोग की चीज भी खरीद सकें, उसकी वजह से सब चीजें हुआ है। बाबू जी, जो ये मलबा पड़ा है, हाँ, ये क्या याद दिला रहा है मलबा? ये मलबा याद दिला रहा है, उसमें गरीबों की आहें हैं। उन्होंने, ये कोई बिल्डर कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई भी यहाँ पे सब लोगों का स्वस्फूर्त बना हुआ है। 50 साल में लोगों ने अपने माँ बाप के पैसे, अपने खेतों के, घरों के, बच्चों के पेट काट के पैसे लगाए थे। ये कोई एक दिन में नहीं बना, और धीरे धीरे करके बना। पहले 1 मंजिल, फिर 2 मंजिल, फिर 3 मंजिल, और आवास विकास को सब पता था। ये चीज तो जरूरत के अनुसार हुई। जब आपकी 7-8 लाख की आबादी शास्त्री नगर में है, तो वहाँ पर मार्केट का एक यही तो मार्केट है, बाकी मार्केट है कहाँ? इस मलबे का गुनहगार कौन है? इस मलबे का गुनहगार आवास विकास है, गारंटी से आवास विकास है। कारण क्या है कि इसमें 4-5 चीजें और थी, अब भी तो हो रही हैं। नगर पालिका को जब 95 में हैंडओवर कर दिया, तो नगर पालिका एक्ट लगता है। नगर पालिका क्यों नहीं बोला, उसने क्यों नहीं कहा जी हमें हैंडओवर कर दिया, हमारा काम करो। नंबर 2, CTP को जब मास्टर प्लान बनाया, आप मास्टर प्लान पढ़िए मेरठ का, जो अब ये तो ओपन है, उसमें लाल कुर्ती, सदर सर्राफा बाजार और हापुड़ 3 मार्केट दे रखे। 25-30 लाख की आबादी का शहर मेरठ महानगर हो गया, महानगर निगम हो गया। इस 15 लाख की जागृति विहार को, शास्त्री नगर को मिलाकर 10-12 लाख की आबादी के लिए कौन सा मार्केट घोषित कर रखा तुमने? 15 किलोमीटर दूर घोषित कर रखा तुमने। 80 साल का, 90 साल का आदमी वहां जाएगा? नहीं जाएगा, वो अपना दूध ब्रेड अंडा यहीं से लेगा। 1468 दुकानें और इस कार्रवाई की जद में है। झूठ बोलते हैं, बेईमानी कर रहे हैं आवास विकास वाले। सन 85 से लेकर सन 2014 तक के जितने रिटायर होकर मर गए, उनकी तो FIR करा दी, और जो आज बनवा रहे हैं उनकी FIR कहाँ है? नंबर 2, 50 मीटर, 25 मीटर, 75 मीटर, 72 मीटर के जो 72 गज की जो दुकानें हैं, सेक्टर 2, सेक्टर 3, K ब्लॉक, L ब्लॉक, उन पर नक्शा पास करने की आवश्यकता भी नहीं है, पुराना कानून है। उनके अंदर अगर कोई आदमी, गरीब आदमी, अब जो 25 मीटर के मकान में एक कमरे में रह रहा है, उसकी औकात बता सकते हो आप मुझे? और वो आगे अपना दाल बिस्कुट नमकीन कुछ बेच रहा है, उसे आप व्यापारी बता रहे हो? है तो व्यापारी, लेकिन उसको व्यापार बता रहे हो, वो अपना रोजगार उस घर में कर रहा है। और इनके कानून के हिसाब से भी 25% से 30% तक का तो सेटबैक भी कंप्लीट करने का, उसमें तो सेटबैक की जरूरत भी नहीं। 25 मीटर में क्या सेटबैक बनाएगा? कल यहाँ सांसद जी आए, विधायक जी आए, और कमिश्नर का एक लेटर पढ़ के सुनाया। हाँ। तो उस लेटर से क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद जग रही है? ये कोलेट्रल डैमेज है, वो अपनी तसल्ली करवा रहे हैं, अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। ग्रेप लगा हुआ था, NCR में है, NGT का ग्रेप लगा हुआ है, आपने कैसे तोड़ दिया, धूल मिट्टी कैसे कर दी? हो ही नहीं सकता था ये, फिर भी करा। गलती तो थी उनकी। NGT ने क्यों नहीं करा कुछ? NGT को किसी पत्रकार ने NGT को टच किया कि साहब इतना बड़ा, आप तो कंस्ट्रक्शन तक को मना करो, आपने डिमोलिशन कर दिया। और छोटा मोटा नहीं, वो भी 400 गज का, वो भी 4 मंजिल। तो उस लेटर के, आप लग रहा है कि उस लेटर का कोई मायना नहीं है आपकी नज़र में? उस लेटर का मायने अभी तो आश्वासन है जी। जो आवास विकास उसमें लिखा है कि 3-4 दिन में वो देगा प्रपोजल, उस प्रपोजल में सेटबैक और सब चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अब वो क्या हिसाब किताब बनाएंगे, कितना चंदा हमें देना पड़ेगा, कितना कॉमर्शियल कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, तोड़ के दोबारा से इनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। भाई सेटबैक तो निकालने पड़ेंगे, अब तो सेटबैक है नहीं, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। तो आपकी भी दुकानें हैं? नोट कॉमर्शियल है।
ये तो ठीक है बिल्कुल। कॉमर्शियल और उससे कोई मतलब नहीं है, व्यापारी व्यापारी है भाई। नहीं, कोई नोटिस आपके पास तो नहीं आया? नहीं, हमारे पास क्यों आएगा? अच्छा, लेकिन बाजार में तो आया। वो 22 व्यापारी तो इन्होंने गरीब मार कर दी। जब ये कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ आप यहीं पे थे? हाँ, यहीं थे, साथ पूरी पब्लिक थी यहाँ पे। क्या मन खाली में क्या भाव था आपके? मन में भाव इतना उभर रहा था कि रोना आ रहा था हम सबको। ये हो रहा था कि हमारे भाइयों के ऊपर हो रहा है और हम रोक नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके सामने थोड़ा सा सबके दिमाग में ये थी पता नहीं कोई केस बन जाए किस तरह। किसने कुछ नहीं कहा, टूटता रहा, धूल मिट्टी उड़ती रही, पब्लिक बाजारों से घरों से निकल के आई, ये बात नहीं। लेकिन सबकी सिंथेपी थी, बाकी और कुछ नहीं। क्या पैरोकारी में कोई कमी रही? पैरोकारी में कमी तो हमने नहीं पता, लेकिन हुआ खुलेआम। ये नहीं कि रात को आके तोड़ गए, खुलेआम हुआ, सारा दिन हुआ। आज तो बाजार खुला है, तमाम चहल पहल है, सब दुकानें खुली हुई हैं। 4 दिन यह दुकानें बंद रही और यहाँ सब शांत वातावरण भी रहा, बिल्कुल सब सुनापन रहा। कैसा लगा आपको? कितना नुकसान हो गया होगा मार्केट में? मार्केट में करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान है जी। दूसरी बात यह है कि जहां आपने पूछा पैरोकारी में कमी रही, पैरोकारी में कोई कमी नहीं थी। जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दी गई थी, पर उन्होंने तो सिर्फ आवास विकास का कानून बना, जो कि काला कानून, पुराना है। सन 74 में जब आवास विकास का फ्रेम बना और कानून बने, उस समय इन्होंने तो गृहस्थन आवासीय योजना बना दी, पर ये नहीं सोचा कि जब इस गृहस्थन आवासीय योजना में 50 साल बाद आदमी बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे। उसका प्रोविजन एक्सपेंशन का था नहीं, इन्होंने अमेंड भी नहीं करा और एज इट इज कानून अब तक चल रहा है। तो ये बेकार कानून है। अब आप सोचिए, दूसरी बात, दिल्ली में, एमडीए में, नगर पालिका में, सब जगह कन्वर्जन के कानून पैदा होगा जब जरूरत के अनुसार। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, लाइटिंग की जा रही है, सुविधा की जा रही है, तो बाजार की सुविधा क्यों नहीं हो रही? क्या है आगे की प्लानिंग, क्या है यहाँ? आगे प्लान का भी मीटिंग चल रही है व्यापारियों की। अच्छा, उसके बाद जो कहना वकील से बात करके आगे कार्रवाई की जाएगी कोर्ट में, जो भी करना है इसके अंदर। उसके बाद वो निर्णय क्या लेते हैं उसके बाद पता लगेगा। तो हम लोग यहाँ जो पीड़ित व्यापारी हैं इन सबसे बातचीत कर रहे थे, और ये जो नोटिस है, ये कॉम्प्लेक्स सामने क्योंकि ध्वस्त हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। ये अलग बात है कि आवास विकास लगातार कहता रहा कि ये अवैध है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश किया। ये पूरा 22 दुकानें थी, ध्वस्त भी होगी। और जो यहाँ व्यापारी थे, जो 22 लोग काम करते थे, 30-35 साल की उनकी मेहनत थी, और तमाम मेहनत अब ये नेस्त नाबूद दफन है इसमें। तो तमाम लोग यहाँ हमने देखा है, सब लोग आंसू बहा रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे, आप भी यही व्यापारी हैं? बराबर वाला कॉम्प्लेक्स मेरा ही है। अच्छा, तो आपके खिलाफ भी कोई नोटिस आया है? हाँ, नोटिस तो मेरे पास भी आया हुआ है। नोटिस तो मई में लास्ट आया था। जो जैसा नोटिस इन पे, बस इन पे डायरेक्ट आदेश था, और हमारा जो है हम लोग गाइडलाइंस में है उसमें। किसी ने मुझसे ये बताया कि ये जो 1468 व्यापारी है, इनका पहले नाम नहीं था। पहले जो पहले पक्ष था 22 दुकानों का था। तो ये कैसा आया, इन सब पे नोटिस क्यों आ गया? जैसे ये क्या कहते हैं, आपका रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो उस आदेश में ये कहा जैसे इस तरह के और निर्माण है उनको भी कार्रवाई की जाए। तब आवास विकास ने हम लोगों को नोटिस दिया। उससे पहले कोई नोटिस नहीं था? उससे पहले कोई नोटिस नहीं था हम लोगों के पास। हम लोगों को तो ये पता भी नहीं था उससे पहले। नाम इसलिए आया क्योंकि इन्होंने मुकदमा लड़ा। वो समझदार थे, जीदार थे, उन्होंने मुकदमा लड़ा, अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, इसलिए उनका नाम पहले आ गया। भाई जो वाद करेगा वो तो वादी होगा, वही तो पहले होगा। उन लोगों ने तो फाइट किया, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट आदेश में है ना, इस बिल्डिंग की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट का 36 पेज का आदेश है, उस आदेश में डायरेक्ट जो आदेश हुआ वो 661/6 को ही गिराने के लिए आदेश हुआ। और ये कहा कि ऐसे ऑल यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जैसे ये जितने भी निर्माण बने हुए हैं, चाहे वो आवास विकास के अंतर्गत आते हो, चाहे वो MDA के अंतर्गत, चाहे वो GDA, चाहे वो DDA, दिल्ली, मुंबई, किसी भी शहर में आप सब गिरा दिए जाए। आप दुकान में बैठे हो तो मन में क्या भाव आते हैं? लगातार मन में भाव बहुत वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, और बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है कि हर 2 घंटे बाद स्टाफ को लगा के बस झाड़ू ही लगवानी पड़ रही है, और कस्टमर भी देखने को नहीं मिल रहा अब तक तो बाजार में। ध्वस्तीकरण का डर भी है कुछ मन में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, ध्वस्तीकरण का डर भी है। अभी कोई जो ये दे के गए हैं, मेरे को तो ये लड्डू लग रहा है। मेरे को तो इस आदेश से कोई, जो ये कमिश्नर साहब ने लेटर लिख के दिया, इसमें कोई मेरे सेटिस्फेक्शन तो कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हमारे निर्माण जो 5-5 मंजिले बने हुए हैं, और जिसमें ये मांग रहे हैं सेटबैक, गैलरी मांग रहे हैं जो फ्रंट बैक, तो हमारे पिलर्स जमीन में, अगर उन पिलर्स को हम हटाएंगे तो बिल्डिंग तो बिना चाहे अपने आप नीचे गिर जाएगी हम लोगों की। हम सेटबैक कैसे दे देंगे? हम सेटबैक नहीं दे सकते, सारे पिलर कॉर्नर से बने हुए हैं।
तो इन पिलर्स को तो हटाया ही नहीं जा सकता। इस कार्रवाई के बाद जब आप घर जाते हो तो परिवार से बात करते हो तो मन में क्या भाव आते हैं, क्या बात मन में भाव आते हैं मौत के, आत्महत्या के, भूखे रहने के। बच्चों का भविष्य दिखाई देता है। जब हम यहाँ आए थे तो हम 30 साल के थे, आज 64 साल का खड़ा हूं मैं। 34 साल गुजार दिए इस बाजार में। ये हमारे भाई थे राजेंद्र, जो है इसमें जो राजेंद्र बढ़ जाते हैं, जिसकी ड्राईक्लीन की दुकान थी, उसकी वाइफ आईसीयू में पड़ी है। क्या हाल है तमाम व्यापारियों का? अस्पताल में पड़े हैं। इधर आओ। अच्छा, क्या बात हुई? बीमार हैं, परेशान हैं। किसी को बीपी हो गया, किसी की शुगर बढ़ गई है, कोई चल के भी नहीं आ पा रहा। लगभग 30 साल की मेहनत है। हाँ, 30 से 32 साल की मेहनत है भाई साहब। आप गए, परिवार से बात की? तमाम जो बाइक, हाँ जी, परिवार से बात की। हम लोग रोज जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनके खर्चे उठा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और संस्थान है ऐसा कारोबार का, व्यापार का? नहीं, कोई नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। ये तो सड़क पे आ गए भाई, सब सड़क पे आ गए। अब ये अलंकार लाला है, मकान बेच के दुकान खरीदी बेचारे ने। बच्चों की पढ़ाई चल रही है उसकी, एक भी बच्चा सेटल्ड नहीं है। मियाँ बीबी सारे बैठते थे दुकान पे, 10 कर्मचारी, और ब्याज का 50-50 लाख की लिमिटें हैं जो बैंकों ने कैंसिल कर दी। कहाँ से दें? मकान तो बिक गया खरीदने में। एक नुकसान है, सड़क पे है, बिल्कुल सड़क पे देनदारियां खड़ी हो गई। रो रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ पर रो रहा था उनका। इनको देख देख के हम लोगों को भी रोना आ रहा था। क्या करें इनके लिए? मौत है उनके लिए, मौत। क्या बात हुई परिवार के लोगों से आपकी? परिवार के लोगों से ये हुई कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके बसेरा डालेंगे। अब जब आदमी की आमदनी ख़त्म हो जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। बच्चों को पालने के लिए, शादियों के लिए, हर काम के लिए पैसा चाहिए। वो यहीं से तो आता है। आमदनी का जरिया ही ख़त्म हो गया भाई। परिवार के लोगों से आपकी क्या क्या बातचीत हुई है? जो भैया परिवार- बहुत मायूस हैं, बहुत परेशान हैं। भविष्य का कोई भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये कहते हैं हम जगह दे देंगे, रिहेबिलिटेशन कर देंगे, उसमें भी तो खर्चा है। वो कहते हैं कि साहब ये ज़मीन आपको दे देंगे, प्रायोरिटी पे दे दोगे, इस पर बनाने का खर्चा है, और कहाँ से आएगा? इसको प्लॉट को खरीदने का खर्चा कहाँ से आएगा? इसका कन्वर्जन का खर्चा कहाँ से आएगा? समय लगेगा 4 साल। 4 साल में आदमी, 14 दिन में तो आदमी की मेमोरी फेड हो जाती है। 4 साल इसमें लगेंगे। 4 साल तक वो इंतजार कर पाएंगे? अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे? कौन बीमार, कौन है अस्पताल में, कौन एडमिट है, कौन से व्यापारी? क्या नाम है? राजेंद्र एडमिट है। अच्छा, क्या दिक्कत हुई? उसकी वाइफ को कैंसर डिक्लेयर हो रखा था, वो बहुत बीमार है। राजेंद्र को बीपी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बुरे हाल है। मदान की हाल बहुत बुरे हैं। आप ये सोचिए कि हरेंद्र तो गांव की ज़मीन बेच के दुकान ली थी उसने बेचारे ने, और वो भी बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब वो घर से टिफ़िन चला रही है। जैन की वाइफ यहाँ पर दुकान थी, उसका किराया आ रहा था, बेचारी विधवा है। उसने अब घर पर टिफ़िन चालू करा है, खाना बना बना के पड़ोसी को खिला रही है। उससे पैसे 2 पैसे कमा रही है, लेकिन नहीं। तो यहाँ तमाम वे सब पीड़ित व्यापारी हैं, और ये भी डर सता रहा है क्योंकि ये सामने जो पीछे हमारे एक कॉम्प्लेक्स था, अब से 8 दिन पहले अगर जब देखा गया इसकी वीडियोग्राफी है तो एक कॉम्प्लेक्स था। यहाँ लगातार तमाम व्यापारी काम करते थे, यहाँ लगातार भीड़ लगती थी जो कस्टमर्स थे। लेकिन आज ये सब जो है सब ये मलबे में तब्दील हो गया। तो तमाम व्यापारी हैं, उनमें आक्रोश है। इनका कहना भी है कि जो व्यापारी हैं ये सब बर्बादी के कगार पे हैं। कुछ ऐसे व्यापारी थे जो गांव से ज़मीन बेच कर आए थे, उन्होंने यहाँ दुकानें खरीदी, लेकिन अब उनका ना गांव में कुछ बचा, ना है दुकानें कुछ बची। कई सारे ऐसे व्यापारी हैं जो पीड़ित हैं, वो बीमार हैं, उनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और जो यहाँ और अन्य व्यापारी हैं, उनके मन में जब से आवास विकास के अधिकारियों ने यहाँ नोटिस छपवा किए हैं, तब से लगातार दहशत का माहौल है। रात में घर पे जाते हैं तो खाना नहीं खा पाते, यहाँ आते हैं तो लगातार यही चिंता सता रही है कि कहीं कल इस कॉम्प्लेक्स की तरह जेसीबी उनके संस्थान तक ना पहुँच जाए।